तो पिछले टर्न पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे पहले वो कि स्ट्रेट लाइन में अगर बात करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन कब बनता है हमें बताया था। स्ट्रेट लाइंस बनने के लिए मतलब कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, हाउ मेनी पॉइंट चाहिए ट्रायंगल के लिए? कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर होंगे तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर एक लाइन में आ गए तीन पॉइंट तो ट्रायंगल नहीं, स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा। इसलिए ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। फिर सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए चार नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। क्वाड्रिलेटरल समझ पा रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल के लिए चार, तो ये बन जाएगा। अब इसमें भी अगर चार कोलिनियर पॉइंट अगर हो गए, चाहे तीन कोलिनियर पॉइंट हो गए तो भी ये भी नहीं चलेगा, और अगला तीन अगर कोलिनियर पॉइंट एक अलग हो जाए तो भी ट्रायंगल ही बनेगा, तो ये भी नहीं चलेगा। तो कहने का ये मतलब है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, जैसे एज पर एग्जाम्पल बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डिस्कस करें तो जैसे इस तरीके से दिया हुआ है कि इफ़ देयर आर n non-collinear points, n non-collinear is very important line here, n non-collinear points। ठीक है, तो n non-collinear points दिए हुए हैं। अब इसमें टू पूछ लिया जाए if all the points are joined to each other, if all लिख देता हूँ मैं, if all the points are joined with each other, एक दूसरे से अगर ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, देन टोटल इसमें पूछ लिया जाए, देन टोटल फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट लाइंस कितने फॉर्म होंगे, टोटल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस, टोटल स्ट्रेट लाइंस। और सेकंड पार्ट इसमें पूछ लिया जाए अगर कि टोटल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, टोटल ट्रायंगल्स जनरेटेड, टोटल ट्रायंगल्स। तो क्या हम आंसर दे सकते हैं? नहीं, बताइए टोटल स्ट्रेट लाइंस के लिए आंसर क्या होगा? कॉमन सेंस आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, बताइए। NC2 हो जाएगा ना फर्स्ट पार्ट में। सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे नहीं आ रहा है समझ में? जैसे n नॉन कोलिनियर पॉइंट है, सर्कल के ऊपर ले लीजिए, नॉन कोलिनियर कभी भी चूज करना हो तो सर्कल के ऊपर जैसे एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ऐसे करके ये 5 है, ऐसे करके चल रहा है, दिस इज n पॉइंट है कि नहीं, ऐसे। तो ये अब कोई भी दो पॉइंट इसमें आप चूज कर लीजिए, कोई भी जो इच्छा कर रहा हो वो चूज कर लीजिए। सर इसको चूज कर लेंगे, क्या यहाँ से दिख रहा है, एक ट्रायंगल बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। फिर कोई भी दो पॉइंट अगर चूज करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन के लिए दो पॉइंट, तो सर ठीक है NC2 आंसर आ जाएगा, इंटू 1 एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो रहा है। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, कोई भी तीन पॉइंट का सिलेक्शन से एक ट्रायंगल आएगा, तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या NC3 हो जाएगा, इंटू 1। नहीं समझ में आ रहा है क्या? जैसे कोई भी तीन पॉइंट अगर सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, 1 3 4 इसी प्रकार से 5 6 ऐसे n पॉइंट्स n दिए हुए हैं, तो कोई भी तीन पॉइंट ले लीजिए जो इच्छा कर रहा हो, एक पॉइंट, दो पॉइंट और ये तीन पॉइंट। किसी भी तीन पॉइंट के सिलेक्शन से क्या एक ट्रायंगल बनाएगा? बिल्कुल बना देगा। तो आंसर यही आएगा। एक ट्रायंगल बन रहा है इसलिए इंटू 1 कर दिया, वैसे नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NC2 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 2 आएगा। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू नेक्स्ट n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे 6 आएगा, है कि नहीं। अच्छा, इसी में चला सा आप अच्छा कर देते हैं प्रॉब्लम को। अगर ऐसा होता कि इफ़ n पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, इफ n पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन, एक पॉलीगन का वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टिसेस है, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल समझते हैं कि नहीं, पहले हमें बताइए सभी। डायगोनल्स क्लियर है क्या? डायगोनल, व्हाट इज कॉल्ड द डायगोनल। जैसे अगर चार है, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं, पहले हमें बताइए। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉल्यूशन अगर हम देखें, समझो, चाहे कुछ भी करें, तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इस क्वाड्रिलेटरल में चार पॉइंट है, मान लेते हैं सपोज दैट, चार पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो हाउ मेनी डायगोनल्स विल बी जनरेटेड, ये बताइए सब लोग। अरे दो ही डायगोनल होंगे ना, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो एक डायगोनल तो ये आ जाएगा, दूसरा सर इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए तो दो डायगोनल आएंगे ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी स्ट्रेट लाइन, इसको फील करिए अब, जितने भी स्ट्रेट लाइन सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो टोटल स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे। सर चार में से कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो, 4C2 का वैल्यू कितना आएगा, तो 4C2 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये 6 आएगा। देखिए काउंट करिए, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 आ रहा है कि नहीं। और 6 पॉइंट, ये 6 क्या है एक्चुअली में, चार तो साइड और दो डायगोनल है। तो जब अगर हमें सिर्फ डायगोनल चाहिए तो क्या जो साइड वाला काउंटिंग है वो अगर माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा।
साइड वाला अगर काउंटिंग जितने आ रहे हैं, साइड वाले काउंटिंग कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं इसमें। तो डायगोनल्स के लिए हम क्या करेंगे बताइए, कॉमन सेंस से लगाइए सभी लोग। हाँ -4 कर देंगे, यही बात है। डायगोनल्स के लिए यहाँ पे, डायगोनल्स के लिए सर टोटल तो 4C2 तो ये हो गया टोटल स्ट्रेट लाइन्स जनरेटेड। एंड इसमें से अगर -4 कर दे, -4 किस लिए, नंबर ऑफ साइड्स, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, है क्या नहीं। अब सिमिलरली ये 4 के लिए हमने समझ लिए। अब हम n के लिए अगर समझे, n साइडेड पॉलीगन है, अब n साइडेड पॉलीगन है तो क्या होना चाहिए, आप ही लोग बताइए आंसर। सर बिल्कुल सही बात है, तो ये 1 2 3 ऐसे ही हो जाएगा, है कि नहीं, 4 5। और ये टोटल स्ट्रेट लाइन्स निकाल लीजिए, तो डायगोनल स्पेस में क्या आ जाएगा आंसर, सभी लोग बता पाएंगे, है कि नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो सर इस केस में टोटल NC2 तो लाइन हो जाएगा, -n कर दीजिए ये साइड, तो यही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो क्या दिखाई देगा, n इंटू एन -1, 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, -n। n अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट, n -3 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 आएगा क्या, तो ये हो जाएगा n इंटू एन -3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको रटना नहीं है, इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है कि इसको याद रखना है, रिमेंबर दिस। ये इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी है और हर चीज़ें भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें हो सकता है या में आप भूल भी जाए, कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन दिया है कि इफ देयर आर 10 पॉइंट्स, there are 10 points in a plane, 10 points in a plane, out of which 6 are non collinear, 6 are non collinear, 6 उसमें क्या है, नॉन कोलिनियर है, एंड 4 आर कोलिनियर, एंड 4 आर कोलिनियर, 4 कोलिनियर है, तो वही चीज़ें सबको आपस में ज्वाइन कर दिया गया। तो अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टोटल स्ट्रेट लाइंस कितने होंगे, और सेकंड पार्ट इसमें कैलकुलेट करना है, टोटल ट्रायंगल्स निकालने हैं, टोटल ट्रायंगल्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल स्ट्रेट लाइंस एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट, टोटल ट्रायंगल्स, निकाल के बताइए कितना। तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू गेट ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए इसमें 2 केस आ सकता है। एक तो केस ये होगा, 2 तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले एक मेथड से समझिए, पहले ये तो 6 पॉइंट आपस में जो सर्कल के ऊपर है, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करा देंगे तो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ओके, क्लियर है क्या इतना। या दूसरा केस इसमें ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट हम ऊपर से ले और एक पॉइंट नीचे से ले, तो भी एक स्ट्रेट लाइन आ सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये आंसर आएगा कि सर 6C2, तो सर ये तो सर्कल वाले हो गए, फिर प्लस ऊपर वाले सर्कल में से एक पॉइंट और नीचे में से एक पॉइंट, सर्कल में से एक पॉइंट 6C1 और इनटू नीचे वाले में से एक पॉइंट अगर सेलेक्ट करेंगे तो 4C1 आएगा, सही है। लेकिन एक पॉइंट, एक लाइन तो ये भी होगा ना जब ये सब आपस में सेलेक्ट हो जाएंगे, ये तो एक लाइन तो ये भी होगा ना, ये जो है इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, एक लाइन तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना। ये 4C2 इसमें से अगर किसी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो बार बार वही लाइन आएगा, जैसे 3 4 को ज्वाइन कर लिया, ये लाइन आएगा, तो इसलिए +1 इसके लिए भी हम करना पड़ेगा। अब इसको काउंट कर लीजिए कितना आएगा, 6C2 कितना होगा, 6 × 5/2 और ये 24 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, 15 + 24 होगा 40, प्लस 1 40 आंसर है, 40 विल बी द आंसर। या इसी को अल्टरनेटली दूसरे तरीके से करना होता तो ऐसा भी कर सकते थे कि अगर हम पहले मान लेते कि टोटल स्ट्रेट लाइन नॉन कोलिनियर ही है, चलो अगर टोटल स्ट्रेट लाइन नॉन कोलिनियर होते, टोटल पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर होते, तो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी जनरेटेड, सर 10C2 होगा, सही है। नाउ इसमें से माइनस हम वो वाला केस कर लेंगे कि सर जब 4 पॉइंट कोलिनियर थे, तो जब ये 4 पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे तो बार बार एक ही लाइन मिलेगा, तो इसका मतलब सर ये वाला केस माइनस कर देते, ये -4C2, लेकिन इसमें तो वो भी माइनस हो गया हो जब ये लाइन खुद आया होगा, तो इसलिए उसके लिए +1 कर देंगे एक बार। तो इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 10C2 इज व्हाट, 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, -4C2 इज 6 प्लस ऑफ 1, ये कितना आ जाएगा, ये कट गया, ये इधर से 5, 45 -6 प्लस ऑफ 1, 45 - 5 मतलब 40। क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, बट सोचने का तरीका क्या दोनों में डिफरेंट है, समझ में आया, ये कैसे किया ये समझ में आया, सेकेंड वाला मेथड समझ में आया ना। नाउ अगर इसमें टोटल ट्रायंगल्स अब फाइंड करना है, अब टोटल ट्रायंगल्स के बारे में विचार करते हैं कि टोटल ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे, समझिए, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बताइए, समझ में आ रहा है, कुछ कॉमन सेंस काम कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर काउंट करेंगे तो सर वही बात है फिर से
सर 4.1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं सर इसमें भी दो केस हो सकता है, दोनों मेथड से इसमें भी कर सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है ये आपस में ऊपर वाला जो 6 पॉइंट है 1 2 3 4 5 और 6 और नीचे वाला जो 4 पॉइंट है, समझिए इसमें क्या क्या केस बन सकता है। एक केस तो ये हो सकता है कि ऊपर का कोई भी 3 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लो, सर एक ट्रायंगल बना देगा, बना रहा है कि नहीं बना रहा है। एक तो ये बन सकता है, या दूसरा केस ये हो सकता है कि ऊपर से एक पॉइंट ले ले और नीचे से 2 पॉइंट ले ले, तो क्या ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं। फिर अगला केस ये हो सकता है कि अगर हम ऊपर से 2 पॉइंट ले लें, इस दोनों को ले लें और नीचे से एक पॉइंट ले ले, तो क्या इस सबको ज्वाइन करने से भी एक ट्रायंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब 3 केस में आंसर आएगा इस केस में। तो सर ऊपर में से कोई भी 3.63, नीचे में से एक पॉइंट और ऊपर से 2 पॉइंट, नीचे से एक पॉइंट मतलब 4C1, ऊपर से कोई भी 2 पॉइंट मतलब 6C2। अब ऊपर से एक पॉइंट मतलब 6C1, नीचे से सर 2 पॉइंट 4C2, इसको जोड़िए कितना आ रहा है 6C3 मतलब 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6 प्लस ये हो जाए 4 × 6 × 5/2 और प्लस 6 4 × 3/2 और ये इस तरीके से 6 से 6 कट जाएगा। और फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 से ये कट गया 3 आ गया, 2 से ये कट गया और 6 से 3 आ गया और फिर नेक्स्ट कितना आएगा 20 आएगा। 20 प्लस ये कितना आ जाएगा 60 प्लस ये कितना आएगा 36 आएगा, मतलब टोटल 80 प्लस 36 क्या 116 आंसर आएगा। अब इसी को डबल दूसरे तरीके से करें अल्टरनेटली, जो आप लोग बोल रहे थे घटाने वाला केस कि सर टोटल नॉन कोलिनियर मान लो पहले, अगर टोटल नॉन कोलिनियर होते तो हाउ मेनी आंसर्स विल बी देयर, कितने आंसर होते सर 10C3 होता, 10 में से कोई भी 3 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो। लेकिन सर जब ये 4 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो क्या ट्रायंगल बनाएगा, कोई भी 3 पॉइंट का सिलेक्शन करोगे स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो ये वाला केस माइनस कर देते हैं, जब ये कोलिनियर से जितने ट्रायंगल जनरेट हो रहे हैं, मतलब ऐसे कितने ट्रायंगल 4C3 जनरेट होंगे, इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, सेम आना चाहिए। इसमें +1 होगा क्या, नहीं स्ट्रेट लाइन थोड़े काउंट करना है, हमें ट्रायंगल काउंट करना है। तो हो जाएगा 10 × 9 कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इज 6 -4C3 इज सेम एज 4C1, 4 आएगा इसका वैल्यू। इससे काटेंगे ये 72 कट गया 12×72 ये हो गया 120 -4 क्या 116 ही आंसर आ रहा है। अरे समझ में आया कुछ। बोथ आंसर्स इन बोथ वे आंसर्स आर सेम और नॉट, बट थिंकिंग इज डिफरेंट इन बोथ केसेस। अरे कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को, हेलो। किसी को डाउट हो नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए, इसमें अगर कोई दिक्कत हो। कि कॉम्बिनेशन किस केस में, व्हेन कॉम्बिनेशन इज गेटिंग मैक्सिमम, मतलब जब एनसीआर का वैल्यू होगा, एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमाइज अगर करना है, मैक्सिमम किस पे होगा, किस आर के लिए मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर यहाँ पे वेरिएबल है। मैक्सिमम फॉर विच आर, मैक्सिमम फॉर विच आर, इसको एनालाइज करते हैं। तो इसको एनालाइज करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये एक टॉपिक है अपने आप में, चलिए इसको समझ लीजिए, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन बन जाए। तो हम ये बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए 5 से ही स्टार्ट करते हैं, एन का वैल्यू 5 लेते हैं और एन का वैल्यू 6 लेते हैं, दोनों से समझते हैं। तो 5 मतलब 5CR लेंगे और 6CR, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं आर के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। 5C0 फिर 5C1 5C2 5C3 और फिर नेक्स्ट क्या आएगा नीचे 5C4 और फिर 5C5 आएगा, ठीक है। 5C0 का वैल्यू कितना होगा 5 आएगा, फिर ये कितना आएगा 5 आएगा, नहीं ये 1 आएगा, 5C0 इज़ 1, 5 में 1। ये 5C2 10 आएगा, 5C3 इज ऑल्सो 5C2 के बराबर, ये 10 आएगा, 5C4 5 आएगा और 5C5 कितना आएगा 1 आएगा। 6C0 और से लेके 6C1 6C2 6C3 6C4 फिर 6C5 एंड 6C6, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, ये 6 आएगा, ये 15 आएगा, फिर ये 20 आएगा, फिर ये 15 आ गया, फिर ये 6 आ गया और ये कितना आ गया 1 आ गया। कोई समस्या। अब एनालाइज करिए दोनों ही केस में, ये 5CR का वैल्यू कब मैक्सिमम है, व्हेन दिस क्वांटिटी इज मैक्सिमम, जब आर का वैल्यू क्या है, मतलब 2 या तो 3 है, मतलब दोनों बराबर ही है, ये अलग बात है, मैक्सिमम इस केस में मिल रहा है। 6CR का वैल्यू कब मैक्सिमम है बताइए सर, 6CR का वैल्यू कब मैक्सिमम है, जब आर का वैल्यू 3 है, मतलब मिडिल पे मिलेगा, मिडिल पे। एनसीआर इज मैक्सिमम, तो इस केस में दो बातें हो जाती है, एन ऑड है या इवन है। तो एन का वैल्यू जब ऑड होगा तो एन का वैल्यू जब इवन होगा, तो देखिए एन का वैल्यू जब ऑड होगा तो एट आर इक्वल टू n - 1/2 या आर इक्वल टू n + 1/2 पे मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है, एनसीआर का वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल जाएगा।
फिर n का वैल्यू जब इवन होगा तो r इक्वल टू n बाई टू पे इसका वैल्यू NCR का वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगा, दिस विल बी मैक्सिमम। ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए क्या है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से कॉमन सेंस लगाइए, जब लाइन ले रहे थे तो 10C2 हो रहा था, तो लाइन सबसे मैक्सिमम क्या आएगा, कौन सा पॉलीगन बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा आएगा, कॉमन सेंस लगाइए। ट्रायंगल से भी सब ज़्यादा केस किस में आएगा, हेलो, अरे ट्रायंगल निकाला तो हमने कितना आया, 116 आंसर आया। क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। पेंटागन निकालेंगे तो और ज़्यादा आंसर आएगा। 10C5, n का वैल्यू यहाँ पे 10 है ना, तो 10C5 मतलब समझ रहे हैं, 10C5 वाला जो केस होगा, इसमें खैर कुछ केसेस माइनस भी होंगे, तो हम ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वाला जो केस है 10C5 पेंटागन पे आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर क्रिएटेड, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर क्रिएटेड, नंबर ऑफ पेंटागन्स हेक्सागन आर क्रिएटेड फॉर व्हिच इज मैक्सिमम, किसका संख्या सबसे ज़्यादा होगा, व्हिच वन विल बी मैक्सिमम, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल या नंबर ऑफ पेंटागन या नंबर ऑफ हेक्सागन, कौन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो इसका तो n का वैल्यू 10 है, तो सर r इक्वल टू मतलब 10/2 मतलब 5, पेंटागन विल बी मैक्सिमम। तो ये है कॉन्सेप्ट, समझ में आया कि नहीं। अब जैसे या तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, जैसे मान लीजिए कि देयर आर 100 लेटर्स, 100 लेटर्स, आइदर ए और आइदर बी, या तो सिर्फ ए है या तो बी है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ A and B such that their arrangement is maximum, their arrangement is maximum, मैक्सिमम अरेंजमेंट के लिए क्या नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी होना चाहिए। अगर सबके सब ए हो जाए, इस क्वेश्चन को समझिए पहले, हम ये बोल रहे हैं कि अगर सबके सब ए हो जाए, टोटल अगर क्वांटिटी ए हो गया, तो ए नंबर ऑफ अरेंजमेंट कुछ होगा क्या। अगर सब ए हो जाए तो कुछ अरेंजमेंट नहीं होगा, सबके सब एक जैसे ही हैं। अगर टोटल 100 ए अगर ले लें तो सर इसमें अरेंजमेंट तो एक ही आ रहा है, चाहे 100 बी अगर ले लें तो भी सर टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे सर, ये भी 100 बी अगर ले लें तो इसमें भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट सर 1 ही आएगा। उसका मतलब आंसर तो ऐसा नहीं होगा, कुछ बीच में होगा, कुछ ए का मात्रा होना चाहिए, कुछ बी का मात्रा होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन अगर समझने का कोशिश करें तो सर लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल टू आर, तो नंबर ऑफ बी कितना होगा बताइए, नंबर ऑफ बी कितना होगा, तो नंबर ऑफ बी क्या 100 माइनस ऑफ आर हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं। तो अब इसका अरेंजमेंट अगर करेंगे, दोनों अलाइक है, तो अरेंजमेंट कितना हो जाएगा सर, टोटल तो 100 है, तो परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट बताया था ना। अगर आर ए है, ऐसे समझो ना भैया, आर ए कितना है, आर है, और बाकी बी 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 कितनी बार है बताइए, बी कितनी बार है सर, ये 100 माइनस आर है। तो इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, इनका अरेंजमेंट अगर करते हैं तो सर ये टोटल तो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आर फैक्टोरियल इनटू में क्या 100 माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल ही तो होता है। और ये क्या है एक्चुअली में, ये सर तो 100 सी आर है, नहीं है। अब 100 सी आर का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट आर इक्वल टू 50, आर का वैल्यू जब 50 होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए 50 होगा, और नंबर ऑफ बी कितना होगा, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यही बात, कॉमन सेंस से कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है। तो ये सब मैथमेटिकल क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, कुछ भी बन सकता है। देखो यार, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर एक बार बन जाए, क्लियर हो जाए तो खैर चलिए कोई बात नहीं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा 5 सेट पैरेलल लाइन का है, एक ऐसा है 1 2 3 4 और ये 5 सेट का पैरेलल लाइन है, 1 2 3 4 और ये 5। सेकेंड सेट का भी 6 पैरेलल लाइन है, 1 2 3 4 5 और ये मान लीजिए 6 है, ठीक है, ये इधर 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये बताइए जब पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या एक पैरेललोग्राम बना रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये दिस इज द पैरेललोग्राम जिसको हमने अभी पीले कलर से
डार्क किए हैं, समझ में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे पैरेललोग्राम बनेंगे, ये ले लीजिए, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ऐसे ना जाने कितने पैरेललोग्राम होंगे, बहुत। ये खुद भी एक पैरेललोग्राम है बड़ा सा, अगर ये इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये जो पॉइंट सबको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये खुद अपने आप में भी एक पैरेललोग्राम है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से इसमें कितने पैरेललोग्राम जनरेट होंगे, ये हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स आर देयर, कितने पैरेललोग्राम्स बता सकते हैं। तो पहले हमें एक पैरेललोग्राम के लिए सोचना होगा, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस भी किया था, अगर इसका सॉल्यूशन समझने का कोशिश करें तो सर एक पैरेललोग्राम के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि सर इधर से दो लाइन, एक डायरेक्शन से कोई भी दो लाइन, और इस डायरेक्शन से जो हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से कोई भी दो लाइन अगर काटे तो क्या ये एक पैरेललोग्राम का निर्माण कर रहा है। अरे हाँ कि ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो इसका मतलब टोटल पैरेललोग्राम्स के लिए सर उतने ही पैरेललोग्राम बनेंगे जितने तरीके से हम दो लाइन ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं और दो लाइन नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कॉमन सेंस से बताइए, व्हाट विल बी द आंसर। तो सर 5 में से 2 का सिलेक्शन एंड नीचे से भी 2 का सिलेक्शन, तभी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। इंटू 1 कर दीजिए, क्योंकि हर केस में एक एक पैरेललोग्राम जनरेट हो रहा है। तो आंसर ये 10 हो जाएगा, 10 गुणे 6 C2 15 होगा, और ये आंसर 150 आंसर होगा। अब ऐसे ओरली काउंट करने अगर बैठे तो हालत ख़राब हो जाएगा, काउंट करते करते मर जाएंगे। 150 काउंट कर पाएंगे इसमें, तो बहुत सारे होंगे। देखिए ना, आपको दिख रहा है सर, ये पहले एक तो छोटा छोटा वाला काउंट होगा, फिर ये वाला काउंट होगा, ढेर सारे पता नहीं कितने होंगे, ऐसे ऐसे जीवन बीत जाएगा हमारा काउंट करते करते, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे, कोई बात नहीं है। चेस बोर्ड देखे हैं क्या सभी लोग, चेस बोर्ड देखे हैं, चेस बोर्ड सभी लोग देखे होंगे, चाहे खेले होंगे कभी। चेस बोर्ड जो होता है, चेस बोर्ड में छोटे छोटे कितने, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें 2 बातें होंगी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों काउंट करेंगे। तो यहाँ से हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, ये वाले कितने लाइन्स हैं, ये वर्टिकल लाइन कितने हैं, एक लाइन ये हो गया, समझिएगा, दूसरा ये है, तीसरा थर्ड फोर्थ, दिस इज 5th 6th 7 8, और ये कितना है 9 लाइन्स। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी 9 लाइन्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दिख रहा ना 9 लाइन्स है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से 4 5 6 7 8 9। फिर सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही करके ये चलेगा 9 लाइन्स। अब हम इसमें अगर पूछ ले जाए, जैसे ये स्क्वायर बोर्ड, चेस बोर्ड है, अब इस चेस बोर्ड में पूछ ले हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर। इसमें अगर सबसे पहली बात कि इसमें टोटल, सबसे पहला चीज टोटल रेक्टेंगल निकालते हैं, टोटल रेक्टेंगल। तो टोटल रेक्टेंगल आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। अरे इस केस में ये टोटल रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, सभी लोग समझ में आ रहा है कि सर एक रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए, ऊपर से 2 लाइन और नीचे से 2 लाइन इधर से, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। 2 वर्टिकल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका मतलब 2 वर्टिकल लाइन का सिलेक्शन कितने तरीके से सर 9C2 से, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन का सिलेक्शन 9C2 से हो जाएगा। दिस विल गिव द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। नाउ सेकंड से अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना होगा, टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। सारे रेक्टेंगल तो स्क्वायर नहीं ना होंगे इसमें, हेलो हमारी बात समझ रहे हैं ना। जैसे कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, जैसे सिंगल यूनिट तो दिख रहा होगा ना सबको कि ये सिंगल यूनिट है सर। ऐसे सबसे छोटे छोटे वाले कितने होंगे, 64 सबसे छोटा ये दिख रहा है ना। अरे एक यूनिट वाला, जैसे ये ऐसे ऐसे, तो सर ऐसे ऐसे इधर की डायरेक्शन में जाओगे तो 8 मिलेगा। तो ऐसे 8 8 8 8 8 को 8 बार जोड़ने का क्या मतलब होता है, सो 8 को 8 बार जोड़ना हो तो इसका मतलब 8 गुणे 8 लिख दो। फिर सेकंड, अब 2 यूनिट वाले लेते हैं। 2 यूनिट वाले समझ रहे हैं क्या, 2 यूनिट वाले का मतलब ये है कि सर 2 यूनिट इस डायरेक्शन में हम चलेंगे, 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल एंड 2 यूनिट वर्टिकल आ जाओ। ये वाला स्क्वायर दिख रहा है क्या, अरे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला 2 यूनिट वाला। तो 2 यूनिट वाले ऐसे इस एक डायरेक्शन में कितना बन जाएगा
सर एक बन गया, ये दूसरा ये बन गया सर, ऐसे करके स्टार्ट होगा दूसरा, फिर ये तीसरा, तीन, फिर ये चार, और फिर ये पाँच, और ये छः, और फिर ये क्या होगा, ऐसे करके ये 7 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये 7 हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन में इधर 7 आया, तो जैसे सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 7 आया, तो ऐसे करके वर्टिकल डायरेक्शन में भी 7 आएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा 7 × 7, 3 वाले कितने होंगे, 6 × 6, ऐसे ही 3 यूनिट वर्टिकल, 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल। फिर ऐसे ये अगला क्या होगा, 5 × 5, ऐसे लास्ट में चलते चलते 1 × 1 पे स्टॉप हो जाएगा। तो 1 × 1 कौन सा स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है। 1 × 1 ये पूरा स्क्वायर बोर्ड जो है ये खुद वही हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो भी तो काउंट होगा ना एक बार। तो इसका सम अब निकालने के लिए जो सीरीज है, ये मैं डिस्कस किया था आप लोग से बहुत पहले भी, कुछ अगर याद हो सीरीज में बता दिया था कि ऐसा कहीं दिखाई देगा जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अब टू कहाँ तक है, ये 8 का स्क्वायर है। और फॉर्मूला हम जानते हैं कि सर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अब 2 सर n का स्क्वायर, इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, 6 होता है। अब यहाँ पे रख लेंगे n का वैल्यू 8, तो 8 × 9 × 17 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, इससे 12 से मल्टीप्लाई होगा, 170 + 34 मतलब 204 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये स्क्वायर, टोटल स्क्वायर्स कितने आ गए। अगर इसमें ये पूछ लिया तीसरा क्वेश्चन कि फाइंड टोटल रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, स्क्वायर्स, क्या होगा आंसर। अरे टोटल रेक्टेंगल में तो स्क्वायर भी काउंट हुआ होगा ना, क्योंकि ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। तो इसका मतलब ये है कि टोटल अभी रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, तो इसका मतलब हमें पता ही है, टोटल अभी निकाला है सर 9c2 इंटू क्या 9c2, और जो स्क्वायर नहीं है वो माइनस कर दीजिए, तो मतलब स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो स्क्वायर से 204 है, तो 204 यही आंसर आ जाएगा। 9c2 का वैल्यू कितना होता है वैसे, 36 होगा, 36 × 36 हो जाएगा -204। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है, -204। समझ में आया। अब घटा उठा लीजिए, यही आंसर आ जाएगा। कोई समस्या है ना, नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं, कुछ चीज़ें समझ में आया, कोई समस्या है क्या इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम वगैरह में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन तो क्या है को बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इतना भी अगर आपको क्लियर है तो बाकी क्वेश्चन तो ढेर वेरिएशन के बनते हैं, उतना जानने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है आप लोग के लिए फिलहाल इस लेवल पे। परमुटेशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट हमने कर ही लिया था, तो बाकी नेक्स्ट अब बात करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। ये समझ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप फॉर्मेशन मतलब क्या है कि जैसे 4 ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कुछ। 4 ऑब्जेक्ट है, हमें 4 ऑब्जेक्ट को 1 और 3 के ग्रुप में बांटना है। ऑब्जेक्ट A B C D है, और यहाँ पे हम 2 ग्रुप बनाएंगे अलग अलग, यहीं से दोनों चीज़ें समझ में आएगी। हमें 2 ग्रुप बनाना है, एक में क्या होगा एक में 1 ऑब्जेक्ट, एक में 3, और एक में 2 और 2 ग्रुप बनाने हैं, मतलब 2 के ग्रुप। एक और 3 के ग्रुप बनाने तो क्या होगा सर, एक में A ले लो तो दूसरे वाले ग्रुप में क्या आ जाएगा, B C D आ जाएगा, समझ में आ रहा है। और फिर सर एक में अगर B ले लिए तो दूसरे वाले ग्रुप में क्या आएगा, A C D आएगा। फिर अगर एक में सर C ले लिए तो अगले वाले ग्रुप में क्या आएगा बताइए, ये B D आएगा, है कि नहीं, इस तरीके से। फिर एक में अगर D ले लिए तो नेक्स्ट वाले ग्रुप में क्या आएगा, A B C आएगा। कोई समस्या है क्या, नहीं है। तो इसमें कितने ग्रुप बन गया, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, बताइए सर। टोटल 4 है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक का सिलेक्शन हम इधर कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब बाकी 3 रिमेनिंग तो इधर होगा ही होगा। तो ये 4C1 का मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप का संख्या है उससे डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 और 3 ग्रुप का साइज था ना, उस साइज से डिवाइड हो रहा है। अब 2 का जब वो ग्रुप बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये क्या बनेगा, अभी फील कर रहे हैं कि 2 का ग्रुप बनाएंगे तो सर इधर A B ले लो और इधर C D ले लो, समझ में आ रहा है। फिर सर इधर AC ले लो तो ऑटोमेटिक इधर क्या बनेगा, BD बच जाएगा। फिर इधर सर AD आप ले लोगे तो ऑटोमेटिक इधर क्या बचेगा, BC बचेगा, समझ में आ रहा है। फिर सर इधर आप BC अगर लेते हो तो ऑटोमेटिक इधर क्या बचेगा,
सर ए डी बचेगा सर, ऑटोमेटिक इधर बी डी अगर लेते हैं तो इधर क्या बचेगा सर, ए सी बच जाएगा, है कि नहीं। अच्छा ऑटोमेटिक अगर सी डी लेते हैं, इधर सी और डी इधर लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, ए बी बचेगा। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इससे ज़्यादा बनेगा नहीं। अब कॉमन सेंस से सोच के देखो, क्या यहाँ पे ये जो 6 के 6 हैं वो अलग अलग ग्रुप है कि सेम है। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला ये दोनों ग्रुप सेम है। अरे दो, बस इंटरचेंज हुआ है। ग्रुप की इंटरचेंज से हमें क्या लेना देना है। यहाँ पे सी डी पहले इस तरफ था और ए बी इधर था, तो अब इधर उल्टा हो गया है, सी डी इस तरफ हो गया, ए बी उधर हो गया है। अब इसको देखें तो ये दोनों सेम है, इसको देखें तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है सर कि यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ ग्रुप्स 6 नहीं है, 3 ही है। समझ में आ रहा है ना। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ ग्रुप्स तो सर आप ऐसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो सर 4C2 से कैलकुलेट करते हैं। 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन जब ग्रुप का साइज इक्वल होगा तो इफेक्टिव जो ग्रुप है इसमें टोटल ग्रुप जो बन रहे हैं, टोटल सर 3 ही बन रहे हैं, 3 ही बन रहे हैं, है कि नहीं। तो 4 में से 4C2 करें तो ये 6 के 6 केस 1 2 3 यही 6 दिखाई देगा। लेकिन जब ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप इक्वल है, इक्वल होने के कारण इधर आगे पीछे इंटरचेंजिंग नहीं होगा उनका। इधर आगे पीछे इंटरचेंज होने के कारण ये हमें 6 दिख रहा था। तो अगर हमें इंटरचेंज नहीं करना है तो हर केस जो है इसमें 2 फैक्टोरियल से इंटरचेंज हो रहा है। तो दैट्स वाई वी विल हैव टू डिवाइड दिस होल ऑफ द केस बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। तो 1/2 फैक्टोरियल करना होगा। तो ये इसमें ये समझ में आना चाहिए कि कभी भी एक इक्वल साइज का ग्रुप है या अनइक्वल साइज का ग्रुप है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे क्या है कहने का मतलब, जैसे 6 ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें इसको मान लीजिए ग्रुप, इस ग्रुप का साइज बनाना है सर 2 और 4। तो 2 और साइज, ग्रुप का साइज अनइक्वल है, तो इसमें ग्रुप का क्या हो जाएगा, इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 2 and 4, बताइए। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर सर 6 होता और 3 के ग्रुप में बांटना होता तो आंसर क्या होता, आंसर क्या होता इस केस में। इस केस में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 1/2 फैक्टोरियल। जितने ग्रुप इक्वल होंगे उतने फैक्टोरियल से यहाँ डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं होगा। नाउ अगर नेक्स्ट बात करते हैं सर 6 को अब हमें 2 और 2 के 3 ग्रुप में बांटने हैं, तो आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 इक्वल ग्रुप हैं। हाउ मेनी इक्वल ग्रुप्स आर देयर, 3। तो दैट्स वाई 1/3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में कुछ कुछ आ रही है, भेजे में जा रही है कि नहीं। अगर 6 को हमें ग्रुप में बांटना होता सर 1 1 1, 3 इक्वल ग्रुप ये हो गए, 3 तो ये हो गए, और मान लो 3 और इधर कर देते हम 2 और कितना हो, 3 2 5, और इधर 1 कर देते मान लो, 1 1 1 और 2 के ग्रुप में। तो क्या होता अब आंसर, इस केस में क्या होता आंसर, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 1 को नेग्लेक्ट नहीं करना है, 1 फैक्टोरियल के पावर 4 हम लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और क्या ये आंसर कंप्लीट है, नॉट, दिस इज नॉट ए कंप्लीट आंसर। कंप्लीट आंसर के लिए क्या करना होगा, 1/4 फैक्टोरियल, क्योंकि हाउ मेनी ग्रुप्स आर इक्वल व्हिच आर ऑफ सेम साइज। तो सर यहाँ पे 4 इक्वल ग्रुप थे, दो जिनके साइज क्या थे, सेम थे। तो दैट्स वाई हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 फैक्टोरियल से, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 6 है, 1 1 के ग्रुप में 2 और 2 के ग्रुप में बांटना होता तो आंसर क्या होता बताइए सर, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 और 1, ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल के पावर 2, 2 फैक्टोरियल के पावर में 2, और क्या होगा, हमें इसके लिए अलग डिवाइड करना होगा, इसके लिए अलग डिवाइड करना होगा। तो 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल करना होगा। समझ में आया। तो ये है ग्रुप फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, क्लियर है, कर लेंगे ग्रुप फॉर्मेशन। अब ग्रुप फॉर्मेशन के बाद होता है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फॉर्मेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप बनाना है और उसको फिर उसमें बांटना है। तो ग्रुप फॉर्मेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझिए। जैसे क्वेश्चन ये है कि इफ 6 twice has to be distributed in Ram, Shyam and Ghanshyam, in Ram, Shyam and Ghanshyam, Ram, Shyam
एंड घनश्याम, ठीक है, राम श्याम और घनश्याम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राम श्याम और घनश्याम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फाइंड इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी, इन हाउ मेनी वेज, many ways it can be done, it can be done such that first part is receiving equal, सबको इक्वल नंबर मिलना चाहिए, रिसीविंग इक्वल, रिसीविंग इक्वल ट्वाइस, इक्वल नंबर ऑफ ट्वाइस, इक्वल नंबर ऑफ ट्वाइस, इक्वल नंबर ऑफ ट्वाइस मिलना चाहिए। तो बताइए आंसर क्या होगा इस केस में। सर इस केस में यह होगा कि 6 को पहले तो हमें 2-2 के ग्रुप में बांटना होगा, अरे बांटना होगा ना, 6 ट्वाइस है, ट्वाइस नंबर 1, ट्वाइस नंबर 2, ट्वाइस 3, ट्वाइस 4, ट्वाइस 5, ट्वाइस 6, तो 3 पैकेट बनाने पड़ेंगे ना, हर पैकेट में 2-2 ट्वाइस होना चाहिए। मान लेते हैं सर एक पैकेट में T1 T2 डाल दिए, दूसरे में सर दूसरे पैकेट में T3 T4 डाल दिया, चौथे पैकेट में T5 एंड T6, ऐसे बहुत सारे पैकेट का कॉम्बिनेशन बन सकता है। कितने बनेंगे बताइए, अभी हमने सीखा है। तो सर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का क्यूब और इंटू 1/3 फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट, दिस इज द सर ग्रुप फॉर्मेशन। नाउ ये 3 पैकेट है, ये 3 पैकेट सेम है कि अलग अलग है? 3 पैकेट का साइज सेम है कि सर तीनों पैकेट में इक्वल नंबर ऑफ ट्वाइस रखे हुए हैं, लेकिन क्या ऑल द पैकेट्स आर सेम? नॉट, all the packets are different because each packet is contains the different twice। पहले में T1 T2 है, अगले में कुछ और रखा हुआ है, अगले में कुछ और, नंबर सेम है बस। तो इसका मतलब ये 3 प्राइज है, 3 बक्से हैं, 3 बक्से को 3 बच्चों में बांटना है। कितने तरीके से बांटेंगे? इसका मतलब 3 प्लेस को फिल करना है ना, तो फर्स्ट विल हैव 3 ऑप्शन, सेकंड 2 एंड थर्ड 1, तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल से बांट देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं कुछ? नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब नेक्स्ट में रिसीविंग एटलीस्ट 1 प्राइज ईच, एटलीस्ट 1 ट्वाइस ईच, एटलीस्ट 1 ट्वाइस ईच, प्रत्येक लोग कम से कम 1 ट्वाइस रिसीव कर रहे हैं, तो कितने तरीके से होगा? अब यहाँ पे अगर करें तो बताइए, तो इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। सर केस क्या क्या बनेगा बताओ, सभी लोग बताओ। अरे 2 एक ही बात है, वो ये जो है ना, ये 6 को बोल रहे हैं कि 1 3 2, एक ही बात हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम हो। हाँ तो एक और केस बनेगा सर, एक और केस का 2 2 और 2, ये भी तो हो सकता है, इक्वल भी तो आएगा, बस कोई खाली नहीं होना चाहिए, तो ये केस हो सकता है। ये 3 केस ही बनेंगे और इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो पहले ग्रुप बना लेंगे, इसका आंसर कितना होगा सर? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाए 4 फैक्टोरियल, अभी फिर 1/2 फैक्टोरियल। ये तो ग्रुप बन गया। अब कितने बच्चों में बांटना था ग्रुप को? 3 बच्चों में, तो इंटू 3 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। फिर अगले वाले का आंसर सर 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 इसमें अनइक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ग्रुप फॉर्मेशन हो गया। तो ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन 3 फैक्टोरियल। फिर इस वाले में क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का क्यूब हो जाएगा सर, 1/3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, और फिर क्या हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन? किस तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन का ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगा, है कि नहीं? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। इफ 5 distinct balls has to be distributed in 3 different boxes such that no box is empty, पता है कितने तरीके से होगा? नंबर ऑफ वेज बताना है सब, कितने तरीके से होगा, सही से आंसर देना है। हम वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, समझिए इसका सॉल्यूशन समझिए। 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स है, ठीक है, 3 बॉक्सेस में बांटना है, तो 5 को 3 ग्रुप में बांटेंगे ना, क्या क्या होगा? या तो 1 2
2 1 3 और फिर 2 हो सकता है, ठीक है। और या तो क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि सर 5 को 1 1 3, यही दो केस बनेंगे। पहले वाले का आंसर सर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा, और 3 बॉक्स में बांटना है तो सर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है। इसका आंसर कितना है कैलकुलेट होकर? सर इसका आंसर कैलकुलेट करिए सभी लोग, कितना आएगा? अरे 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 120/8, तो 120/8 हो जाएगा 15, 15 गुणे 6 90 आ जाएगा आंसर। इस वाले में 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, ये तो सर हो गया। और फिर इंटू क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 120 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा 12, 120 डिवाइडेड बाई 12 10 गुणे 60, और 10 गुणे 6 60 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? टोटल 150 आ गया ना आंसर। दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या है क्या? ऐसे ही करना है यार, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। कहा इसमें क्या लोचा लफड़ा है? कोई लोचा लफड़ा है क्या? प्लेइंग कार्ड देखे अपने जीवन में बाकी लोग? प्लेइंग कार्ड कितने लोग देखे ये बताइए तो। प्लेइंग कार्ड समझते हैं क्या कि क्या होता है प्लेइंग कार्ड? खेले हैं कभी जीवन में? नहीं खेले, खेले तो होंगे ही सर, हम बता नहीं रहे। अबे सभी को पता होता है, आजकल बच्चे भी एक्सपर्ट होते हैं खेलने में, खेले हैं तो पता है होगा। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इतना पता है। 52 में कितने रेड कितने ब्लैक बताइए बताइए। 26 होते हैं। 6 क्या होते हैं? रेड होते हैं, और फिर 26 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो रेड का कन्फिग्रेशन पता है क्या होता है? 2 अलग अलग पत्ते बट जाते हैं फिर से इसमें। 13 पत्ते किसके होते हैं? हार्ट के, और 13 पत्ते डायमंड के। और फिर ब्लैक में भी ऐसा कुछ होता है सर, 13 पत्ते स्पेड के और 13 पत्ते क्लब के होते हैं। इसको स्वीट्स बोलते हैं। दीज आर 4 स्वीट्स, 4 स्वीट्स बोलते हैं इसको। अब 13 पत्ते जो हार्ट के होते हैं उसमें क्या क्या होता है सर? एस होता है का, किंग क्वीन जैक, ये होता है का। किंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? बादशाह, बीवी गुलाम। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेकर कहाँ तक? 2 3 4 5 ऐसे ही ऐसे लिखा होता है। कहाँ तक होता है? 10 तक होता है। तो ऐसे ही इसमें भी होगा, एस किंग क्वीन जैक, 2 से लेकर कहाँ तक होगा? 2 से लेकर 10 तक। फिर इसमें भी ऐसे ही होगा, एस किंग क्वीन जैक, और 2 से लेकर कहाँ तक होगा? 10 तक। इसमें भी ऐसे ही होगा, एस किंग क्वीन जैक, और 2 से लेकर कहाँ तक होगा? 10 तक होगा। टोटल 13 पत्ते हो गए ना सब में। और ये जो किंग क्वीन जैक होता है इसको फेस कार्ड बोलते हैं, क्योंकि इस पर फेस छपा होता है। तो टोटल फेस कार्ड, दीज आर कॉल्ड द फेस कार्ड्स, इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड्स सर, टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं, ठीक बात है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, रेड वाले कितने किंग होंगे? 2 होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, लाल वाला स्पीड कितना होगा? जीरो होगा ना वो तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। खैर आप लोग नहीं होंगे, क्योंकि जिसको पता होगा थोड़ा सा भी कार्ड वार्ड के बारे में। बाकी इस तरीके से भी अगर पिक्चर दिमाग में है तो कोई दिक्कत नहीं। खैर हमारा मकसद था कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन बताना, खेलना नहीं सिखाना। खेलने तो आता ही होगा सबको, लेकिन नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें अगर ये पूछ लिया जाए, जैसे आप ही से कोई पूछ ले कि अच्छा ठीक है पत्ते बहुत खेलते हो, ये तुम्हारे पास 52 पत्ते और 4 प्लेयर है, बताओ 52 पत्तों के 4 प्लेयर में हम कितने विभिन्न तरीकों से बांट सकते हैं? In how many ways 52 playing cards can be distributed among 4 players equally? आंसर बताइए। among 4 players, अरे सोच के भाई है, सोच के ढेंचू। 4 players equally। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बताया गया है, ये कभी सोचे कि नहीं सोचे? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पहले तो 4 का गड्डी बनाओगे ना यार, 52 पत्ते हैं, 52 में से सर 4 का गड्डी बनेगा, मैं 4 गड्डी 13 के बनेंगे, समझ में आ रहा है?
और फिर 13 गड्डी क्या सेम तो होंगे नहीं, 13 गड्डी अलग अलग होंगे हैं। अब तो फिर सर पहले 13 गड्डी तो 52 को 13 में 4 पार्ट में बांटिए ना, 13 फैक्टोरियल की पावर में कितना 4, और ये 4 इक्वल ग्रुप है तो कितने से डिवाइड करना होगा, 1/4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी होगा। ठीक है, अरे इतना क्लियर है। अब इनको 4 प्लेयर में अगर बांटना है तो इनटू क्या 4 फैक्टोरियल भी होगा, तो ये आंसर होगा, दिस विल बी द आंसर। दिस इज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज देयर ग्रुप फॉर्मेशन एंड दिस इज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए तो पढ़ाया गया है अभी, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दे कि 4 प्लेयर में तो बांटना है, अब सब एक एक प्लेयर को कम से कम एक का एग्जैक्टली एक का हर प्लेयर को मिलना चाहिए। चलिए अब ये क्वेश्चन कर दे थोड़ा सा। 52 कार्ड्स हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, 52 कार्ड्स 4 प्लेयर्स में इक्वली बांटना है, 4 प्लेयर्स में इक्वली बांटना है, इक्वली सच दैट each players get exactly 1s, exactly 1s। 4 इक्का होते हैं, सबको एक इक्का मिलना चाहिए। तो कितने तरीके से होगा, अगर आपको कोई काम करना है तो बताइए, सोच के बताइए। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होगा। एक ही काम का अलग अलग पार्ट है ना वो भाई, पूरा पता बांटना इज अ मेन काम, और जो हमें टास्क अचीव करना है, फॉर दैट टास्क टू अचीव वी विल हैव टू डिफरेंट टास्क। तो पहला टास्क ये होगा 48 कार्ड्स को अलग बांटना, सही है, एंड देन 4 एसेस। तो सर 48 को 12 में 4 पार्ट में बांट दो भैया, तो क्या होगा आंसर बताइए, आप ही लोग बताइए। 48 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल की पावर में 4, 1/4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये चारों ग्रुप सेम है, सही है। और फिर इनको बांटना भी है तो इनटू सर 4 फैक्टोरियल, ये 48 बट्टे बट गए 4 लोगों के अंदर, सही है। अब फिर 4 इक्का को 4 प्लेयर में बांट दो तो सर 4 फैक्टोरियल हो जाए। नाउ दिस विल बी द आंसर, समझ में आया। इस तरीके से भैया क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए खैर, पहली बार इस टाइप का टॉपिक देख रहे हैं तो सीट, बाकी आप लोगों को मुख्य रूप से ना सीट लगाना है, सीट को लगाना। इस टॉपिक का कंप्लीट लेक्चर्स का जानकारी लेने के लिए अगर हम डिस्कस करें तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, ऐप का लिंक है। पूरे कोर्स में आपका कंप्लीट लेक्चर इस पे मिलेगा। फिर इसके ऊपर असाइनमेंट सीट, क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन करने हैं, और तभी आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जो बताई गई हैं, उसको बेहतर तरीके से आप तभी समझ पाएंगे जब सारे लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में आप देखते हो। आपको अगर फर्दर जानकारी चाहिए तो नीचे कांटेक्ट भी दिया गया है, कांटेक्ट नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेलीग्राम और व्हाट्सएप और कॉल, जैसे भी आप प्रेफर करें, ये आपके ऊपर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।